एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हर कोने में मसालों की महक, रेशमी वस्त्र लहराते थे और समृद्धि ऐसी थी कि पश्चिमी दुनिया के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, एक सपना था। और उसी सपने को पकड़ने के लिए एक कंपनी ने सफर शुरू किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों को एक शाही अनुमति पत्र दिया, जिस पत्र का नाम था रॉयल चार्टर। इस दस्तावेज में साफ लिखा था इन व्यापारियों को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार मिले। और इसी से जन्म हुआ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब सवाल यह उठता है कि भारत ही क्यों? क्योंकि भारत उस समय मसालों का महाद्वीप था, जहां काली मिर्च, दालचीनी, इलायची एवं लौंग भरपूर मात्रा में होते थे। इनकी मांग यूरोप में इतनी ज़्यादा थी कि एक नाव मसालों से भरकर इंग्लैंड पहुंचती तो व्यापारी करोड़पति बन जाता। 1608 ईस्वी में कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। ये कंपनी शुरू में सिर्फ व्यापार करना चाहती थी, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उनकी सोच बदलने लगी। सन 1615 ईस्वी में कंपनी ने अपने राजदूत सन थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा, जिसका उद्देश्य भारत में एक स्थायी व्यापार करने की अनुमति लेना था। सन 1618 में उन्हें सफलता मिली। कंपनी को भारत के अलग अलग हिस्सों में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई। ये फैक्ट्री सिर्फ माल रखने के गोदाम नहीं थे, बल्कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किलेबंदी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की, जहाँ पर अनेक सैनिक रखे गए, तोपें लगाई जाती थी, अनेक हथियार रखे गए। कंपनी को जल्दी समझ आ गया कि भारत राजनीतिक रूप से बंटा हुआ है, नवाबों में आपसी झगड़े हैं और मुगल साम्राज्य ढलान पर है। यही मौका था एक व्यापारी से राजा बनने का। व्यापारियों के मन में अब सिर्फ मुनाफा नहीं था, अब उन्हें सत्ता चाहिए। अब वे सौदागर नहीं, शासक बनना चाहते थे। सन 1757 ईस्वी में बंगाल की धूप में तलवारें चमक रही थी। सामने था एक नवाब जिसकी आंखों में संदेह था, और दूसरी तरफ वो व्यापारी जो अब तोपों और साजिशों से युद्ध लड़ रहे थे। यही थी प्लासी की लड़ाई, जिसने भारत का इतिहास ही पलट दिया। और फिर आया बक्सर, जहां भारत की किस्मत अंग्रेज़ों के हवाले हो गई। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युवा शासक था, पर कंपनी के इरादों को वे भली भांति समझ चुका था। कंपनी कलकत्ता में बिना इजाज़त के किलेबंदी कर रही थी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया और 1756 में अंग्रेज़ों के किले पर हमला कर दिया। कंपनी इस अपमान को सहन न कर सकी तथा रॉबर्ट क्लाइव को इस युद्ध के लिए भेज दिया गया। जिस स्थान पर ये युद्ध हुआ उस स्थान का नाम प्लासी था। प्लासी एक छोटा गांव था जो कि आज के पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कंपनी की सेना बहुत छोटी थी, जिसमें केवल 3000 सैनिक थे, जबकि सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 से अधिक सैनिक थे। पर युद्ध लड़ाई से नहीं, साजिश से जीता गया। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, कंपनी से गुप्त समझौता कर चुका था। उसने लड़ाई में भाग नहीं लिया। सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई तथा अंग्रेजों द्वारा उसे पकड़कर मार दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वह सिर्फ एक बंगाल का नामात्र नवाब था। शासन का सारा कार्य अंग्रेजों के हाथों में था। इस युद्ध के बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले। कंपनी ने पहली बार राजनीतिक दखल देकर सत्ता पर नियंत्रण पाया। बंगाल की आमदनी एक पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में आ गई। एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आई थी, इस युद्ध के बाद उसने शासन पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब कंपनी को सिर्फ बंगाल ही नहीं चाहिए था, उसकी नजर अब पूरे भारत पर थी। लेकिन इसका विरोध हुआ। 3 बड़े शासकों ने मिलकर कंपनी से युद्ध किया। वे शासक थे मीर कासिम, जो बंगाल का हटाया गया नवाब था, शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, तथा शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर, जो कि बिहार के पास है, वहां पर हुआ। और दूसरी तरफ सेना की कमान हेक्टर मुनरो द्वारा संभाली जा रही थी। कंपनी की सेना में सिर्फ 7000 सैनिक थे, लेकिन अनुशासन, आधुनिक हथियार एवं रणनीति ने तीनों राजाओं को हरा दिया। इस युद्ध के जो परिणाम निकले, 1765 में शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी से अभिप्राय है राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। इस युद्ध के बाद कंपनी ने व्यापार के साथ साथ शासन भी करना आरंभ कर दिया। इतिहास में पहली बार एक निजी कंपनी ने एक देश के शासन को संभाला। पर सवाल ये था, क्या व्यापारी शासन चला सकते हैं? बंगाल की जनता पर टैक्सों का बोझ बढ़ता गया। बड़े बड़े अफसर अपनी जेबें भरने लगे और कंपनी के अधिकारी नवाब की तरह ऐश कर रहे थे। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा।
लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए और कंपनी मदद देने के बजाय टैक्स वसूल करती रही। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को भी झटका लगा। उनका कहना था कि हमने तो सिर्फ एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था, परंतु वे तो देश चलाने लग पड़े। अब ब्रिटिश सरकार में कंपनी पर लगाम लगाने की योजना बनाई जा रही थी। ब्रिटिश संसद ने कहा ये सिर्फ व्यापार नहीं, अब ये राजनीतिक सत्ता है। और फिर आया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून, ब्रिटिश इतिहास का वो कानून जिसने भारत में कंपनी शासन को नियंत्रित करने की शुरुआत की। वो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यही वो कानून था जिससे ब्रिटेन ने कंपनी पर पहली बार लगाम लगाना शुरू कर दी। यह भारत में ब्रिटिश शासन के असली दौर की शुरुआत थी। पर सवाल ये है, इस कानून में क्या बदला? क्या इससे भारत में सुधार हुआ? क्या यह सिर्फ दिखावा मात्र था? इन सभी सवालों का जवाब और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।